गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है सबको? जी नमस्ते सर, आप कैसे हैं? प्रणाम सर। स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ जी सर। एसी का रिमोट लाइएगा। ठीक है, तो पेपर 1 की क्लास है ये। इसमें गर्म पानी। हम्म। और आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। नोट शेयर किया था, पढ़ के आए आप लोग? जी सर। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो लोग टेस्ट दे दें। अभी मैं उस पर बातचीत नहीं करूंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे फिर बातचीत होगी उस पर। तो जिन लोगों ने नोट्स कंप्लीट नहीं किया है वो लोग नोट्स कंप्लीट कर लें। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है टेस्ट दे दें। जिन लोगों की क्लासेज मिस हो गई है बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, उनको बता दी जाएंगी सारी चीज़ें। प्रीवियस जो रिकॉर्डेड क्लास है वहाँ से देख करके नोट सभी के लिए कंप्लीट कर लें। एग्जाम से पहले एक रिवीजन सेशन होता है तो वो आपको करा दिया जाएगा, ठीक है? और चूंकि आप लोगों को 1 ईयर तक का एक्सेस है तो फिर से बैच होगा तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक मैं एडिशनल क्लासेज ले लूंगा नए स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों की चीज़ें छूट गई हैं। तो आप लोग शिवानी मैम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो मुझे बता देंगी, तो एक दिन एक्स्ट्रा सेशन उस पर मैं ले लूंगा। अभी आप लोगों की कंटिन्यूअस क्लासेस होंगी और सैटरडे संडे भी क्लास होगी, तो तैयार रहेंगे आप लोग। ठीक। तो आज का जो यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट, ना सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, और इसके साथ ही आपके पीएचडी एडमिशन के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पीएचडी में आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा। पीएचडी में जब एडमिशन होगा आपका तो 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, और उस कोर्स वर्क के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा रिसर्च मेथड्स के बारे में कि रिसर्च मेथड्स क्या क्या होते हैं, रिसर्च क्या होता है। तो ये जो क्लास होगी यूनिट 2 पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड, वो आपको पीएचडी में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाएगा उससे ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी, और उससे डीप में जाके उससे डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपका सिलेबस जो एनटीए ने बनाया हुआ है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको, नोट्स में पहले ही दे दिया गया है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही है। इंग्लिश वाले को ही रेफर करेंगे क्योंकि इंग्लिश में गलतियां पाई जाएंगी तो उसके लिए एनटीए जिम्मेदार होगा, हिंदी में पाई जाएंगी तो एनटीए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले रिसर्च क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या होता है। स्क्रीन विजिबल है सबको? वॉइस क्लियर जा रही है सबको? यस सर। ठीक है, अटैचमेंट पे रिकॉर्डिंग ऑन है, यहाँ भी ऑन कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो आज की क्लास में आप लोग ध्यान से सुनिए। आज पूरे यूनिट का ओवरव्यू लेंगे कि इस यूनिट को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं, इस यूनिट में आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास सबके लिए। तो आज की क्लास जो लोग मिस करेंगे फिर आगे वाली क्लास में उनको दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है? तो क्या क्या चीजें पढ़नी है, एनटीए ने क्या क्या दिया है, और इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है, रिसर्च के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है? और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। सब लोग कुछ कह रहे हैं? माइक म्यूट पे रखना है, अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है? रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। और उसके बाद पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, शोध को लेकर के प्रत्यक्षवादी और उत्तर प्रत्यक्षवादी अवधारणा क्या होती है।
तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगस्त काम्ट को, ठीक है। अगस्त काम्ट पे 1 से 2 दिन की आप लोगों की क्लास होगी, डिटेल में पढ़ेंगे। और काम्ट को फादर ऑफ सोशल साइंस बोला जाता है। तो प्रत्यक्षवाद का अवधारणा उन्होंने दिया था, पॉजिटिविज्म दिया था उन्होंने। और पॉजिटिविज्म क्या होता है रिसर्च में, जो पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होती है वो क्या होती है शोध को लेकर के, तो अगस्त काम्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च में, मेथड्स ऑफ रिसर्च, शोध की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है, या कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। तो उसमें से आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, एक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, प्रयोगात्मक शोध प्रविधि, ये पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, ठीक है, व्याख्यात्मक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, क्वालिटेटिव मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। तो ये 5 मेथड ऑफ रिसर्च जो है ये पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 5 से ज्यादा रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे, 5 तो सिलेबस में दिया हुआ, उससे ज्यादा पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हर साल क्वेश्चन पूछता है, वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो शोध के चरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स देखेंगे और एक एक स्टेप्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो एक एक स्टेप्स पे लगभग एक एक दिन की क्लास हो जाती है। जैसे हाइपोथेसिस पे एक दिन की क्लास होगी, वेरिएबल्स पे एक दिन की क्लास होगी, डेटा को लेकर के क्लास होगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे। अगला पॉइंट है थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। तो पीएचडी थेसिस जो शोध प्रबंध होता है पीएचडी का, वो कैसे लिखते हैं और आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या क्या होता है, प्रारूप कैसे बनाते हैं उसका, और रेफरेंसिंग देने की शैलियां कौन कौन सी होती हैं, जो रेफरेंस आप देते हैं, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है रिसर्च में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इनिशियल जो फ्री ओरिएंटेशन मास्टर क्लासेस लिया था, 3 क्लास लिया था मैंने, कि रिसर्च पीएचडी रिसर्च सिनॉप्सिस कैसे लिखें, 2 सेशन 2 क्लास हुआ था। और फिर यूजेज ऑफ एआई इन रिसर्च, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, क्विलबॉट, ठीक है, शोध गंगा, इन सब का उपयोग रिसर्च लिखने में, आर्टिकल लिखने में कैसे करें, उस पे बताया था मैंने। तो ये 3 लेक्चर्स हैं, 3 वीडियोस हैं, जो अभी बैच स्टार्ट होने के साथ ही फ्री मास्टर क्लास के अंतर्गत लिया था। तो बीच बीच में फ्री मास्टर क्लासेज होती रहती है जिसमें आपको एडिशनल चीजें बताई जाती हैं। तो ये आप लोगों को देख लेनी चाहिए, एक बार लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिसर्च एथिक्स, शोध नैतिकता क्या होती है। तो रिसर्च में आप चूंकि रेफरेंस लेते हैं, तो बहुत सारे लोग रेफरेंस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और क्रेडिट भी नहीं देते हैं सामने वाले को, या किस किताब से लिया इसका भी क्रेडिट नहीं देते हैं। तो उसको बोला जाता है साहित्यिक चोरी, कि आपने किसी का चोरी कर लिया और आप उस बता भी नहीं रहे हैं कि वो किसका है, ठीक है। तो शोध में एक नैतिकता होनी चाहिए, जिससे कि आप जहां से चीजों को उठा रहे हैं, जो डेटा उठा रहे हैं, तो उनको क्रेडिट दीजिए, नहीं देंगे तो दिक्कत है। तो रिसर्च एथिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और रिसर्च में जैसे प्लेगरिज्म चेक, जो अभी एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था प्लेगरिज्म क्या होता है। तो प्लेगरिज्म का मतलब साहित्यिक चोरी होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स, रिसर्च शोध नैतिकता का पार्ट है। और जब भी आप पीएचडी अपना थीसिस कंप्लीट कर लेंगे, तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी आपको सबमिट करनी होती है, और उस पे सॉफ्टवेयर पे चेक किया जाता है कि उसमें से आपका मौलिक कितना है और कितना आपने कॉपी पेस्ट किया है। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टर्नटिन, और परीक्षा में कई बार पूछा है कि टर्नटिन क्या है। तो टर्नटिन एक सॉफ्टवेयर है जो प्लेगरिज्म चेक करता है, कि कोई भी जो कंटेंट लिखा गया है, चाहे वो पीएचडी थीसिस हो या कोई लेख लिखा हो किसी ने, तो उसने कितना कॉपी पेस्ट किया है, कितना मौलिक लिखा है, और कितना इधर-उधर से कॉपी पेस्ट किया है, चोरी किया है, ठीक है? तो हिंदी साहित्य में तो बहुत दिक्कत नहीं होती है हिंदी साहित्य के बच्चों को, क्योंकि हिंदी साहित्य में अभी पहले से स्थिति थोड़ी-सी ठीक हुई है, लेकिन कुल मिला-जुला के स्थिति वही है, कि जो चीज़ें पा जाना है, छुपा के रख लेना है, पब्लिक डोमेन में नहीं देना है। इसलिए
प्लेगरिज्म चेक में उसका फ़ायदा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। पहले की तुलना में अभी बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन आ गया है हिंदी का, ठीक है? लेकिन अभी उतना कंटेंट नहीं आया जितना आना चाहिए। अभी एक डिबेट चल रहा है आलोचना पत्रिका में इसी को लेकर के, ठीक है? प्लेगरिज्म को लेकर के डिबेट चल रहा है। हिंदी साहित्य वाले ध्यान दे रहे होंगे उसपे, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है। तो हिंदी वालों को इसका फ़ायदा मिल जाता है। हिंदी वाले में टर्नटी सॉफ्टवेयर बहुत चेक नहीं कर पाता है। लेकिन जितने लोगों का इंग्लिश है, जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, अदर सब्जेक्ट के लोग मैनेजमेंट, एचआर वाले जो इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में बहुत सारे कंटेंट ऑनलाइन उठाते हैं वो, क्योंकि इंग्लिश में ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हिंदी की तुलना में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, चैट जीपीटी भी हिंदी के मामले में फेल कर जाता है, लेकिन बाकी अंग्रेजी के मामले में चैट जीपीटी ठीक-ठाक काम करता है, ठीक है? तो उसमें टर्नटिन काम करता है, उसमें सॉफ्टवेयर काम करता है, चेक कर लेता है प्लेगरिज्म। हिंदी वाले में अक्सर 0% आता है। तो जो आप रेफरेंस देते हैं उसमें 10-5% 20% अलाउ है, उसके बाद अगर आप है तो पीएचडी आपकी कैंसल हो सकती है। हालाँकि अभी किसी की पीएचडी कैंसल हुई नहीं है, तो वो है, आईटी का यूजेज क्या है रिसर्च में, अभी इस पे और बहुत सारी संभावनाएँ हैं, तो इस पे काम किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, टर्नटिन यूज़ किया जाता है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, सो ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए और बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। ये बैकबोन है पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड का, पूरे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूजीसी नेट पेपर 1 है आपका और आगे जो एनटीए के एग्ज़ाम के थ्रू आप पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, उसका बैकबोन है। अगर ये यूनिट किसी ने ढंग से पढ़ लिया, ठीक है? तो उसकी बहुत सारी दिक्कतें ऐवें ही सॉल्व हो जाएँगी। उसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिसर्च को लेकर के और रिसर्च में जो चीज़ें हैं उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा और ये बेसिक लेवल पे, एमए लेवल पे या पीजी लेवल पे या मास्टर्स लेवल्स पे स्टूडेंट रिसर्च का मतलब नहीं समझ पाता है, शोध का मतलब नहीं समझ पाता है। इसलिए मास्टर्स के बाद जब उसे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जब वो फॉर्म अप्लाई करता है और उससे बोला जाता है कि एक सिनॉप्सिस बना करके दीजिए, तो उसके हाथ-पैर फूल जाते हैं कि बाप रे! अब सिनॉप्सिस कैसे बनाएँ? क्योंकि उसे इसके बारे में बहुत बेसिक जानकारी एमए लेवल पे नहीं दी जाती है, ठीक है? लेकिन जो स्टूडेंट क्लास यहाँ करते हैं उनको एमए लेवल पे या एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनको अच्छे से बताया जाता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च का क्या मतलब होता है और इसमें मेथड्स कौन से होते हैं और सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। तो वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इस यूनिट में आपको इतना बताया जाएगा रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जितना कि जेएनयू और डीयू के वर्कशॉप या जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है पीएचडी की, उससे ज़्यादा बताया जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, जितने दिन क्लास चलेंगी रेगुलर क्लासेस करनी है, रिसर्च एप्टीट्यूड की लंबी क्लासेस चलेंगी इसकी, पेशेंस बना के पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसा कि मैंने कहा कि बैकबोन है, पूरे पेपर का बैकबोन है ये, ठीक है? तो इसको हम कई सारी चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, जैसे आपका एक यूनिट है आईसीटी, तो आईसीटी जब हम पढ़ेंगे तब भी रिसर्च एप्टीट्यूड उससे कनेक्टेड है। किससे-किससे कनेक्टेड है ये यूनिट? शोध अभिक्षमता या रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज मैं आप लोगों को पूरा एक आउटलाइन दूँगा, ठीक है? बहुत बेसिक चीज़ें बताऊँगा, जो आपको किताबों में और बाकी जगह नहीं मिलती हैं और कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका एक मैप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आईसीटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये आपका एक अलग यूनिट है, ठीक है? आपके सिलेबस का पार्ट है। रिसर्च पढ़ते हुए रिसर्च में डेटा का बहुत रोल होता है, ठीक है? और डेटा में सैंपलिंग आता है क्योंकि डेटा को इकट्ठा करना होता है रिसर्च जब आप करने जाएँगे तो। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है? आँकड़ों की व्याख्या करना, तो रिसर्च में आँकड़ों की व्याख्या का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आँकड़ों की व्याख्या इससे कनेक्टेड है, ठीक है? आपका एक यूनिट लगा हुआ है इन लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में जो एनटीए का सिलेबस है, वो बाकी एग्ज़ाम के सिलेबस से इस मामले में अलग है, क्योंकि आपको इंडियन लॉजिक पढ़ना है इसमें। इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र,
ठीक है? तो भारतीय तर्कशास्त्र इससे कनेक्टेड है। जब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँगा तो आईसीटी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, ठीक है? और इंडियन लॉजिक आएगा, ठीक? रिसर्च की जब बात होती है तो टीचिंग एप्टीट्यूड बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है? अभी एक मैप बनाऊँगा और आप लोग सारी चीज़ें कनेक्ट करके समझ पाएँगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, वो मल्टी डिसिप्लिन वे में पढ़ना है, बहुअनुशासनिक वे में पढ़ना है, कि कोई भी टॉपिक बाकी टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किताबों में नहीं बताया जाता है, इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है? किताबों में रिसर्च एप्टीट्यूड सीधे शुरू होगा कि रिसर्च क्या होता है? रिसर्च रिसर्च से बनता है। री का मतलब होता है पुनः, सर्च का मतलब होता है शोध, तो पुनः सर्च का मतलब फिर से खोजना नहीं बल्कि गहन खोज होता है। यहाँ से शुरू होगा और फलाने ने बोला ये होता है, ढमकाने ने बोला ये होता है, तमकाने ने बोला ये होता है, तो वो होता है। उसके बाद से फिर सैद्धांतिक चीज़ें ज़्यादा है, व्यवहारिक चीज़ें नहीं है। स्टूडेंट के जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, ठीक? तो आइए आपके प्रीवियस नॉलेज से रिसर्च एप्टीट्यूड को जोड़ते हैं। टीचिंग में क्या होता है? एक टीचर होते हैं और लर्नर होते हैं या स्टूडेंट, विद्यार्थी, शोधार्थी। तो लर्नर को हम रिसर्चर भी कहते हैं, ठीक है? एक लर्नर शोधार्थी भी हो सकता है, ठीक? तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो लर्नर पढ़ा। अब लर्नर की जगह आपको क्या ध्यान में रखना है? रिसर्चर, या इसको और अच्छे वे में लिखना चाहें तो रिसर्च स्कॉलर, ठीक? हिंदी इसका क्या होगा? शोध स्कॉलर की हिंदी कोई बताएगा आप में से? कोई विद्वान बताना चाहेंगे? खुजार्थी, क्या? खुजार्थी, खुजार्थी। खुजारती, मुझे खुजारती सुनाई दिया। ठीक है, खुजारती कोई शब्द है? खुजारती कोई शब्द नहीं है मुस्कान। आपका पंजाबी लिटरेचर है सब्जेक्ट? हाँ जी सर। हाँ, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। खुजारती कोई शब्द नहीं है। बाकी बाकी और कोई बताए इस तरह का क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक सोच? स्कॉलर का मतलब क्या होता है? अध्येता, क्या? अध्येता, तेज से बोलिए पुष्पा। अध्येता, हाँ, हाँ, ठीक है, गुड। तो शोध अध्येता बोलते हैं इसको, स्कॉलर अध्ययन करता या शोध करने वाला शोधार्थी, ठीक। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है? टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। लर्नर क्या करता है? चिंतन करता है, थिंकिंग प्रोसेस में जाता है। चिंतन चिंतन करने का क्या मतलब हुआ? जैसे आपने पढ़ा था कि लर्निंग या टीचिंग शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड, समस्या आधारित होना चाहिए। ये पढ़ा था आप लोगों ने। समस्या आधारित का मतलब कि जो समाज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को शिक्षा से जोड़ा जाए। ठीक है? पढ़ो, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। मतलब कि व्यक्ति जो है, वो समाज में रहता है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट, इसलिए वीडियो शेयर किया था, पढ़ देख लीजिए आप लोग। तो समाज में व्यक्ति है और व्यक्ति के चारों तरफ कई सारी समस्याएं हैं। अगर समस्या ना भी कहना चाहें, तो जिज्ञासाएं कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी, ठीक? अगर जिज्ञासा ना भी कहना चाहें, तो आवश्यकताएं कह सकते हैं। आवश्यकताएं, क्योंकि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे प्राचीन काल में लोग कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे। फिर धीरे-धीरे आग लगी जंगल में और उस जंगल में लोगों ने भुनी हुई चीज़ें खाई, तो उन्हें बड़ा मज़ा आया कि अरे तो टेस्ट बढ़ गया, भुने हुए मांस खाए लोगों ने। तो उन्होंने लगा कि अच्छा, अगर मांस को भून दिया जाए, तो मज़ा आ जाता है फिर। तो पका दिया जाए तो मज़ा आ जाता है।
फिर आग का आविष्कार हुआ और फिर आग के आविष्कार के बाद पका-पका के खाना शुरू किए। तो आग का आविष्कार होना एक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। दूसरा टर्निंग पॉइंट माना जाता है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार इसलिए टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि लोग वज़न सर के ऊपर उठा के ले जाते थे, तो या 2-3 लोग मिल के उठा के लेके जा रहे हैं। तो जब भी कोई सामग्री, कोई सामान आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जानी हो, तो उसमें एक तो समय बहुत ज़्यादा लगता था। दूसरा वज़न उठाने में मैन पावर बहुत लगता था। इतना आसान नहीं था, लेकिन एक पहिए का आविष्कार हुआ और फिर पहिए-नुमा चीज़ों पे सामान रख के ऐसे डुगराते हुए लेके चले जाते थे, बड़ा आसान हो जाता था काम। तो यहाँ से यातायात शुरू हुआ, ठीक है? तो अब देख रहे हैं कि आवश्यकताएँ जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ होती गई, हमने नई-नई चीज़ें इज़ाद किया और इसी के आधार पे लोगों ने बोला कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता बनती है, तो हम आविष्कार करते हैं। आवश्यकता से आविष्कार तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है, वो आसान प्रक्रिया नहीं है। ये जो प्रक्रिया है, ये जाती है शोध से होकर के, ठीक है? अब जैसे आपको आवश्यकता है एक अच्छे गाइडेंस की, आपको आवश्यकता है कि आप जल्दी नेट जेआरएफ निकालें, आपको ठीक से गाइडेंस मिले, कोई ऐसा हो जो आपको टॉपिक अच्छे से समझा दे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पेपर 1 के कई सारे यूनिट समझ में ही नहीं आते। इंडियन लॉजिक तो बेड़ा गर्क कर रखा है किताबों में, समझ में नहीं आता बच्चों को। लैंग्वेज ही ऐसी है कि दिक्कत हो जाती है, ठीक है? रिसर्च, टीचिंग को लेकर के बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपको तलाश है, आवश्यकता है एक ऐसे गाइडेंस की, जो कि आपको एक अच्छा आसान भाषा में, ईज़ी वे में सारे टॉपिक्स पढ़ाए, ठीक है? कवर करा दे, जिससे आप कम समय में नेट जेआरएफ निकाल पाएँ, टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। ना सिर्फ नेट जेआरएफ बल्कि पीएचडी एडमिशन असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएँ और फिर आप सर्च करना शुरू करते हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इधर-उधर बाकी चीज़ें और फिर आपको मिलती है क्लास फिर आप वहाँ से एक नई चीज़ जॉइन करते हैं, नई चीज़ पाते हैं, ठीक है? तो आपको आवश्यकता थी और फिर आपने उस समस्या जो आपके पास समस्या थी, उस समस्या का आपने समाधान ढूँढा और एक नई चीज़ लेकर के आए। एक तो ये हो गया। दूसरा जिज्ञासा। मनुष्य की जो बेसिक प्रवृत्ति है, वो बचपन से जिज्ञासा वाली होती है, ठीक है? जैसे बच्चा पैदा होता है तो पूछता है, "माँ कौवा काला क्यों होता है? माँ चंदा मामा उतना दूर क्यों है? नीचे लेके आओ ना।" ठीक है? और भी बहुत सारी क्वेश्चन कि माँ मैं कहाँ से आया? बताओ ना, बताओ मैं कहाँ से आया? तो माँ बोलती है कि बेटा परी लाके दे गई थी तुझे। कई सारे बच्चों को बोलते हैं कि आलू के खेत में पाए गए थे तुम। कोई कह देता है कि छत पे ऊपर रख के चला गया था। एक आया था पारा टाइप का वो रख के चला गया। तो जिज्ञासा, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और तब तक एक एप्पल गिरा धड़ाम से नीचे। न्यूटन के मन में जिज्ञासा हुई कि ये नीचे ही क्यों गिरा और कहीं क्यों नहीं चला गया? और फिर ये जिज्ञासा पहुँची गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की तरफ और वहाँ पे वो पहुँच गई। ठीक है? तो जिज्ञासा, आपको समस्या हो रही है जैसे कि यार बहुत मच्छर काट रहा है, समस्या हो रही है। मुज़फ्फरपुर में बहुत मच्छर काटते हैं बिहार के और उधर इलाका है जो खास बीमारी पाई जाती है। क्या नाम है उस बीमारी का? मुज़फ्फरपुर वाली जनता बताए? जॉन्डिस मलेरिया। नहीं, जॉन्डिस मलेरिया नहीं उसका स्पेसिफिक नाम है। कौन बताएगा? जो पानी के जमने से मच्छर के काटने से होती है। जैसे गोरखपुर में होती है जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस। डेंगू सर। डेंगू तो होता ही डेंगू होता है क्या सर? नहीं, नहीं डेंगू तो बहुत नॉर्मल है तो दिल्ली की दिल्ली की बीमारी है। दिल्ली का टैग है उसपे डेंगू, मलेरिया। नहीं याद कर पा रहे हैं आप लोग? मैं भी नहीं याद कर पा रहा हूँ। खुश हो जाइए किसी को याद चिकनगुनिया। ऐसा कुछ नाम होता है, ऐसे ही कुछ सर नाम होता है। काला आजार। काला जाल। काला ऐसे ही आजार। कुछ नाम होता है मतलब इसी तरह का कुछ खतरनाक टाइप सर, का नाम होता है। सर हाँ। शायद चमकी बुखार कहता हाँ, है, हाँ, बच्चों में हाँ। गुड, होता है। गुड, 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 गुड। यही चमकी टाइप का होता है कुछ बुखार। चमकी बुखार क्या? हाँ, तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं। यस सर, यही होता है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है मैला अंचल और उसमें कौन जब गमकौआ साबुन लगा के नहाता है तो पूरा गम-गम करने लगता है।
तो उसी तरह से चमकौआ, चमकी बुखार। डॉक्टर प्रशांत। हाँ, तो चमकी बुखार इस तरह की चीजें हैं। नहीं कमली कमली लगा। कि साबुन से 30 किलोमीटर तक दुगंध जाती अच्छा कमली कमली अच्छा बस इतना समझना है कि कोई भी था जो साबुन लगाता था, गम होता था। ठीक है, पेपर 1 में बहुत डीप में नहीं जाना है, बाकी स्टूडेंट भी उनका भी ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो समस्याओं के समाधान, क्या कहना चाह रहा हूँ इतनी कहानी सुना करके आप लोगों को, आपके जीवन के अनुभवों से जोड़ करके क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहा हूँ कि शोध की शुरुआत कैसे होती है? शोध या रिसर्च क्यों? इसलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर कोई जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी, ठीक है? या कोई समस्या होती है। अब सबके जीवन में समस्या है, या कोई आवश्यकता होती है। तो जब हमें गर्मी लगती है तो हम फैन का आविष्कार कर लेते हैं। उसके बाद ह्यूमिडिटी नहीं जा रही है तो हमने एसी भी बना लिया। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है? आवश्यकता है। हमारे सामने समस्या आ रही है, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और हम आविष्कार करते हैं, शोध करते हैं। ठीक है, तो एक ही समस्या को लेकर के कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। ठीक, तो जब हमें कोई समस्या होती है, कोई जिज्ञासा होती है, कोई आवश्यकता होती है, तो हम उसका समाधान ढूंढते हैं, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमें कोई समस्या होती है तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इसका समाधान यही है, या हम कई सारे विकल्प को तलाशते हैं और फिर देखते हैं कि सबसे अच्छा विकल्प कौन हो सकता है उस समाधान के लिए, फिर उसको चूज करते हैं और फिर देखते हैं कि वो हमारी समस्या को समाधान कर पाए कि नहीं कर पाए। हम क्या करते हैं? यही करते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, ठीक है, अब समस्या क्या है? जैसे आप लोगों की समस्या क्या होगी? शादी, घर वाले प्रेशर डाल होंगे कि अब शादी कर लो, पीएचडी वीएचडी तो करते रहना, नेट और प्यार कभी भी हो सकता है, तो शादी भी कर लो साथ में, मिल करके दोनों लोग साथ में शोध लिखना और एक छोटा सा बच्चा आ जाएगा, वो भी बीच बीच में पेज वेज फाड़ के पीएचडी लिखता रहेगा। तो साथ में लिखो पीएचडी। जेएनयू में तो बढ़िया हॉस्टल बना रखा है, सब परिवार रहिए, पीएचडी करिए, क्या दिक्कत वाली बात है? पता कि नहीं पता आप लोगों को? जेएनयू में एक हॉस्टल है। जेएनयू में कई सारे हॉस्टल हैं, उनमें से एक हॉस्टल है जिसमें आप पीएचडी करते हुए पत्नी बच्चे के साथ रह सकते हैं और बढ़िया पीएचडी कर सकते हैं। और सबसे खुशखबरी ये है कि बच्चों के लिए भी स्कूल है, तो आप कब वहीं से पीएचडी करेंगे, पत्नी भी साथ में है या पति भी साथ में है, बच्चा भी साथ में है और बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने भी जा रहा है। और क्या चाहिए? जीवन में इससे ज़्यादा सुख क्या चाहिए? सही है। ठीक है? तो इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो जब हमारे पास कोई समस्या आती है, तो हम ये देखते हैं कि उस समस्या के समाधान के लिए कितने विकल्प हैं हमारे पास। ऑप्शंस बोलते हैं इसको। कितने ऑप्शंस हैं? और फिर उन ऑप्शंस में हम ये देखते हैं कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है? या सर्वोत्कृष्ट विकल्प, इसको और क्या बोलते हैं? मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। जो कनेक्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, कान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। जितना बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम फिक्स होने वाली है आपकी। ठीक है? मोस्ट, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। एकदम ध्यान से जो कह रहा हूँ क्लास रिकॉर्डिंग पे सुन लीजिए ध्यान से, इसी क्लास में मिलेगी तो ध्यान से सुन लीजिए। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आसान नहीं है, इसलिए आपको पहले ही चेतावनी दे दिया है कि ध्यान से सुनना है, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। ठीक है? मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, किसी भी चीज के, अब इसमें देखिए 3-4 कंसेप्ट एक साथ आएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे आप लोग। जब आप किसी चीज, जिज्ञासा, समस्या, आवश्यकता की बात करेंगे, तो ये कहाँ पे होगी? समाज में, सोसाइटी में। समस्या जनित चिंतन आप कब कर पाएंगे? जब आपकी शिक्षा या पढ़ाई आपके समाज से जुड़ी होगी। जब आपके समाज की बात होगी,
तो ये आपके अनुभव की बात होगी। तो अनुभवजन्य शिक्षा बोलते हैं इसको, ठीक है? अनुभवजन्य शिक्षा, अनुभववाद याद कर पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं समस्या आधारित शिक्षा, जिसमें स्टूडेंट को समस्याओं पे चिंतन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक? और इस समस्या आधारित जो शिक्षा होती है, बेसिक पर्पस क्या होता है? टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है? थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है, चिंतन करने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व करना है। और थिंकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी लॉजिकल। तो लॉजिकल थिंकिंग की बात होती है, ठीक है? तार्किक चिंतन की बात होती है, क्योंकि चिंतन अतार्किक भी होता है। कुछ लोग अतार्किक तरीके से भी चिंतन करते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही है। तो चिंतन कैसी होनी चाहिए? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन किसे कहेंगे? जो सही और गलत के बीच फर्क कर पाए, के बीच फर्क कर पाए, ठीक? ये हो गया एक स्टेप, ये हो गया एक स्टेप। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? और शिक्षा में चिंतन का क्या रोल होता है? ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। जब इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, जब आप चिंतन करते हैं या तार्किक चिंतन करते हैं, तो सही और गलत के बीच का फर्क करना है। सही और गलत में से एक को चूज करना है। जैसे आपकी शादी होने वाली है और घर वालों ने कहा कि देखो बेटा या बेटी जो भी है, ठीक है? तो ये आपके पास 10 फोटो दे दिया, बोला किसी एक को चूज करो, सबसे मिलो चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है? अब आपकी वहां से थिंकिंग प्रक्रिया शुरू होगी कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे किससे शादी करनी है और मेरे लाइफ पार्टनर में कौन-कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और मैं किसी से 10 मिनट मिलके या 15 मिनट मिलके या 1 सप्ताह में कैसे जान सकता हूँ या सकती हूँ उसके बारे में। तो सबसे पहले आपने सोचना शुरू किया। सोचने में आपको सही और गलत, कहीं गलत आदमी ना मिल जाए, सही आदमी मिले, तो तार्किक रूप से चिंतन करना है क्योंकि सही और गलत के बीच फ़र्क करना है। जब आप चिंतन शुरू करेंगे, तार्किक चिंतन करेंगे, तो आपको सही-गलत के बीच में फ़र्क करना होगा और ये सही-गलत के बीच का जो फ़र्क होगा, वो होगा ऑप्शंस में से कि आपके पास विकल्प कितने हैं, 10 फ़ोटो दिया है, 10 लड़के हैं या 10 लड़कियाँ हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। आई बात समझ में? उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। अब आपके यहाँ पे तार्किक चिंतन की परीक्षा होगी। जीवन में इसी तरह आपके सामने कोई समस्या आएगी और उस समस्या के समाधान के 4-5 तरीके होंगे। आपको बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करना है, जिससे कि वो समस्या सॉल्व भी हो जाए और आपको कम दिक्कत का सामना करना पड़े। तो जब आप किसी समस्या के चिंतन में कई सारे ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक? तो रिसर्च में डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, रिसर्च में थिंकिंग आता है, थिंकिंग का एक टाइप है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पे आता है। चूंकि आप समाज से चीजों को उठा रहे हैं, अनुभव से चीजों को उठा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अवलोकन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और जब एक अवलोकन को जनरलाइज कर दिया जाए या एक स्पेसिफिक तरीके से किया जाए, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट अवलोकन। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है? जैसे पेड़ से सेब गिरता है, ये सब लोग देख रहे थे। ये सब लोग देख रहे थे, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। लेकिन पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिरा? दाएं-बाएं, लेफ्ट राइट क्यों नहीं चला गया? ऊपर नीचे क्यों नहीं चला गया? जब आपने इस तरीके से उस पे सोचा, चिंतन किया, उसको देखा, तो ये होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, विशिष्ट ऑब्जर्वेशन।
ठीक है? अभी के लिए इतना समझना है, आगे और आपको डिटेल में बताऊँगा। जब आप चीज़ों को गहरे स्तर पे जाके, जैसे कि हमारे चारों तरफ चीज़ें होती हैं, देखते सब लोग हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति बढ़िया कविता लिख पाता है उसपे, बढ़िया कहानी लिख पाता है, बढ़िया उपन्यास लिख पाता है, या उसपे एक बढ़िया लेख लिख पाता है, ठीक है? या उसपे बढ़िया से बात कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से ऑब्जर्व किया, ठीक है? तो एक होता है स्टेप 1, जैसे कुछ लोग केवल सुन रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो ध्यान से सुनते हैं, तो समझते भी हैं। स्टेप 2, और जब आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो चीजें सामान्यीकृत होती हैं, जिसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है? जैसे आपने देखा कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक? तो जब आप नीचे क्यों गिरा इस पे सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आप कारण कार्य संबंध की जांच कर रहे हैं, और जब इसकी जांच करेंगे, तो ये जो समस्या आपके सामने आई, इस समस्या के समाधान पे जाएंगे, कारण कार्य संबंधों की जांच करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है इस समस्या के समाधान के लिए, और फिर उसको आप एक सिद्धांत के रूप में लेकर के आएंगे, जिसको बोलते हैं जनरलाइज करना, या थ्योरी के रूप में लेकर के आना, जैसे आपने दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है? तो आपने क्या किया? आपने अवलोकन किया। अवलोकन कहाँ किया आपने? आपने समाज में अवलोकन किया। तो जो समाज में अवलोकन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं व्यवहार या अनुभव, ठीक? और अनुभव से आप पहुंचे सिद्धांत की तरफ। तो जो चिंतन की पद्धति व्यवहार से सिद्धांत की तरफ जाती है, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव टीचिंग, और अगर रिसर्च की बात होगी तो इंडक्टिव रिसर्च बोलेंगे उसको। जैसे इस क्लास में जो पढ़ाने की तकनीकी है, वो है इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब कि पहले टॉपिक में सीधे सिद्धांतों की बात नहीं की जाती है, बल्कि टॉपिक क्या है, क्यों है, कैसे है, आपके जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बताया जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और फिर सिद्धांतों की बात करते हैं। तो जब समाज से जोड़ करके, आपके व्यवहार और अनुभव से जोड़ करके, तब सिद्धांतों की बात किया जाए, तब वो इंडक्टिव होगा। तो परीक्षा में पूछेगा इंडक्टिव रिसर्च मेथड क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च मेथड क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जो व्यवहार या अनुभव से सिद्धांत की तरफ जाए। तो व्यवहार से सिद्धांत की तरफ जाने की क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो क्या कोई सिद्धांत बना बनाया आता है कि सिद्धांत हमने बनाए हैं? क्या हुआ है? सिद्धांत हमने बनाए हैं, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो, सब हमने बनाए हैं। तो जो सिद्धांत हमने बनाए हैं, वो जाहिर सी बात है कि पहले व्यवहार में था, और व्यवहार से सिद्धांत तक ही हम पहुंचते हैं। तो जब स्टूडेंट को सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो व्यवहार की बात क्यों नहीं की जाती, सीधे सिद्धांत रटाया क्यों जाता है? टीचिंग से कनेक्टेड, कि सिद्धांत को रटाना नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत एक व्यवहार से आ रहा है, तो वो व्यवहार से जोड़ करके सिद्धांत तक जाना है, ठीक है? अगर कोई सिद्धांत से निष्कर्ष की तरफ पहुंच रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च या डिडक्टिव टीचिंग या डिडक्टिव थिंकिंग मेथड, ठीक है? और आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। क्यों? क्योंकि पहले समाज में समस्या होती है। समाज जो आप जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आपका व्यवहार और अनुभव होता है, और ये समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है,
और ये समाधान ढूंढा जाता है विशिष्ट अवलोकन से। विशिष्ट अवलोकन वह अवलोकन होता है जो किसी एक व्यक्ति का ना हो करके कई सारे व्यक्तियों का अवलोकन होता है, ठीक है, और जिसको सामान्यीकृत किया जा सके। ठीक, तो यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, वह अवलोकन या वह ऑब्जर्वेशन जो कि कई सारे लोगों के द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है, जो कि कई सारे लोगों के द्वारा जनरलाइज किया जाता है, वह अवलोकन जो सामान्यीकृत हो, मतलब जो जनरलाइज किया जा सके। जनरलाइज किया जा सके का मतलब, जैसे मैंने बोला कि कौवा काला होता है, तो क्या आप लोग चेक कर पाएंगे कि कौवा काला होता है कि लाल होता है? चेक कर पाएंगे। जैसे अगर एक व्यक्ति ने कहा या मैंने एक कौवा देखा और बोला कि वो काला होता है, तो ये हो गया अवलोकन सिर्फ। ये विशिष्ट अवलोकन नहीं है। विशिष्ट अवलोकन का मतलब कि हम परिस्थितियां या बाकी चीजें चेंज करेंगे तब भी वो वही रहेगा। जैसे मैंने एक कौवा देखा काला था, दो कौवा देखा काला था, तीन कौवे देखे काले थे, 4-5 हजार कौवे देखे सब काले थे, तो मैं कहूंगा कि कौवा काला होता है। इट्स अ विशिष्ट, इट्स अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। और जब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होता है तभी सिद्धांत बनते हैं, ठीक है, तभी थ्योरीज बनता है। जैसे मैंने देखा कि एक कुत्ता भौंकता है, अगर मैंने केवल एक कुत्ते को देखा कि भौंकता और बोल दिया कि कुत्ते भौंका करते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एक कुत्ता भौंकता है, हो सकता है दूसरा ना भौंके, हो सकता है तीसरा ना भौंके। लेकिन अगर आपने 1000 कुत्ते देखे और अब तक जितने कुत्ते देखे सारे भौंकते हैं, और ना सिर्फ आपने बल्कि कई लोगों ने देखे सारे कुत्ते भौंकते हैं, एक भी कुत्ता आज तक म्याऊं म्याऊं नहीं किया, सारे भौंकते हैं, तो ये हो गया विशिष्ट अवलोकन। विशिष्ट अवलोकन का मतलब कि कई व्यक्तियों के द्वारा कई घटनाओं पे आधारित हो, जो सामान्यीकृत किया जा सके, जो सबके लिए समान हो। सामान्यीकृत का मतलब जो सबके लिए समान हो, ठीक है। तो परीक्षा में पूछेगा जनरलाइजेशन क्या होता है? जो सबके लिए समान हो, जनरलाइज हो, इसी को ऑब्जेक्टिविटी भी बोलते हैं। या वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, इसी को क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं। तो जनरलाइज, ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक भी वही होता है। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक का मतलब जो मापा जा सके। जैसे मैं कहूंगा कि इसकी उम्र 40 साल है, तो सबके लिए 40 साल होगा, किसी के लिए 30 साल का नहीं हो जाएगा। वो कहूँ इस क्लास में 40 बच्चे हैं, तो सबके लिए ही 40 बच्चे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे लिए तो क्लास में 25 बच्चे, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। वस्तुनिष्ठता का मतलब जो सबके लिए समान हो। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी सही है तो सबके लिए बी ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मेरा सी सही हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं गलत है, वो बी ही होगा, सबके लिए बी होगा। तो ऑब्जेक्टिविटी, इन तीनों का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए समान हो। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब देख रहे हैं चैन बनते जा रहा है, चैन बनते जा रहा है, कितनी कनेक्टेड है चीजें। मतलब एक बार शुरू करेंगे इतनी कनेक्टेड है कि 10 यूनिट आ जाएगा इसी में। तो आपने देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड ये बेसिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि वो चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से शुरू हो रही है, किससे किससे कनेक्टेड है, कैसे पढ़ना है, एक पूरा मैप क्लियर हो जाए आपको। उसके बाद आगे के टॉपिक आप रटेंगे नहीं, बल्कि मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो आपने देखा रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा की बात करता है, और शिक्षा में चिंतन पे जोर दिया जाता है। चिंतन पे जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो समस्या है उसको सॉल्व करना है स्टूडेंट को, और जब समस्या को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको समस्या के समाधान पर विचार करना होगा। शोध दरअसल किसी समस्या के समाधान पे आधारित होता है। जब हम किसी समस्या का समाधान करने जाएंगे, या जब हमारी कोई जिज्ञासा होगी, या जब हमारी कोई आवश्यकता होगी, तो
जब हम उस पे वर्क करते हैं तो इसी को शोध कहते हैं, इसी को खोज करना कहते हैं। तो शोध करना या समस्या का समाधान खोजना, इसी को कहते हैं, या अन्वेषण करना कहते हैं इसको, या गवेषणा करना कहते हैं। अंग्रेजी में सिर्फ रिसर्च कहते हैं, इसलिए कहता हूँ कि अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़ना है। पता नहीं क्या अनुवाद लिख दे इसमें। ठीक है, बताइए पुष्पा, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी सर, जैसे आप सीक्वेंस बना के लिखते हैं ना, एस्ट्रो हम लोग से ऐसा सीक्वेंस नहीं बन पाता है सर। ऐसे सीक्वेंस नहीं बन पाता है मतलब? जैसे आप एरो करके और ऐसे गोल करके लिखते हैं तो वे तो है कि दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन खुद के को भी अट ही नहीं पाता, तो फिर ऐसे हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत सर? स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, फिर सब अट जाएगा दिमाग में। एक पेज में जहां तक आए, फिर अगले पेज में टू बी कंटिन्यू कर लेना है, फिर अगले पेज में टू बी कंटिन्यू करना है। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, घबराइए मत। तो रिसर्च में शिक्षा में चिंतन करते हैं समस्याओं के समाधान पे। तो समस्याओं के समाधान पे आप खोज करते हैं। ठीक, शिक्षा में क्या होता है? शिक्षा में ज्ञान देने के साथ ही नए ज्ञान का सृजन भी होता है। तो जब आप शोध या खोज करते हैं तो आप नए ज्ञान का सृजन भी करते हैं। शिक्षा का काम नए ज्ञान का सृजन भी है, इसलिए टीचिंग और रिसर्च, सरकार रिसर्च पे इतना पैसा क्यों खर्चा कर रही है? ताकि नए ज्ञान का सृजन हो और वो क्रिएटिव थिंकिंग आए। क्रिएटिव थिंकिंग का सीधा मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग या सृजनात्मक सोच। और सृजनात्मक सोच तभी आएगा जब आप खुद से कई सारे विकल्पों की तलाश करेंगे, ना कि कोई व्यक्ति एक विकल्प तलाश करके दे दे उसको पढ़ने लगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका रोल है। तो आपने देखा कि सोसाइटी में जो अनुभव है उसमें समस्याओं को समाधान, तो अच्छी शिक्षा क्या होनी चाहिए? अच्छी शिक्षा वो होनी चाहिए जो व्यक्ति को इतना बेहतर बना दे कि वो समाज में रियल समस्याओं को फेस करना पाए। ठीक है, नहीं तो लोग आईएएस बन जाएंगे और समस्या है कि सुसाइड कर लेंगे। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो होती है जो समाज में आपको आपके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, जो आपको समाज में समस्याओं को फेस करना सिखाती है, भागना नहीं सिखाती है। क्योंकि आप शिक्षित व्यक्ति होने का मतलब यही है कि समाज में सर्वाइव कर पाए। अभी आपके लिए नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत बड़ी परीक्षा लगती है, असली परीक्षा ये नहीं है। असली परीक्षा समाज में सर्वाइव कर पाना है। ठीक है, और वहां पे तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे जब किताबी ज्ञान नहीं होगा आपके पास, जब आपके पास अनुभव जन्य ज्ञान होगा। ठीक है, जिसमें आप समस्या को समाधान करने की क्षमता विकसित होगी आपके अंदर। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से आती है। ठीक, जब हम किसी समस्या के समाधान की बात करते हैं तो समाधान कैसे जाता है? पहले हम समस्या का अवलोकन करते हैं और अवलोकन से अगला होता है विशिष्ट अवलोकन, और विशिष्ट अवलोकन के बाद हम समस्या का संभावित समाधान ढूंढते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो समाधान होगा कि नहीं होगा। और जब वो संभावित समाधान प्रूफ हो जाता है, सामान्यीकृत हो जाता है, तो एक सिद्धांत बनता है। अब तक के जितने भी सिद्धांत बने वो इसी प्रक्रिया से बने हैं। तो जब हम व्यवहार से सिद्धांत की तरफ जाते हैं तो उसे हम इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव टीचिंग मेथड्स कहते हैं। ठीक, ये जहां आएगा इसका मतलब यही होगा, चाहे रिसर्च लगाइए, चाहे टीचिंग लगाइए, चाहे थिंकिंग लगाइए, कुछ भी लगाइए। वहीं जब हम सिद्धांत से निष्कर्ष की तरफ जाते हैं, अगर कोई टीचर आपको सिद्धांत पढ़ाता है और उसकी व्याख्या करता है तो वो डिडक्टिव मेथड है, वो आपको आपके अनुभव से जोड़ के नहीं पढ़ा रहा है, तो उसको आपको रटना पड़ेगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें आपके एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। नंबर 1 थिंग, आपको रटना पड़ेगा। नंबर 2, आपको मजा नहीं आएगा। नंबर 3, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आ पाएगी, जिससे आप कुछ नया लेकर के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो एक आदमी ने सोच के आपको दे दिया वही रट रहे हैं आप। ठीक है, इंडक्टिव रिसर्च मेथड क्वेश्चन करना सिखाती है, सवाल करना सिखाती है, चाहे वो नामवर सिंह ही क्यों ना हो, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो प्लेटो ही क्यों ना हो, सुकरात ही क्यों ना हो। तो डायलेक्ट करना सिखाती है, आपको संवाद करना सिखाती है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये हो गया कुछ आप लोगों की बुनियाद जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जब आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे आप लोग तो ये चीजें बार बार आपसे टकराएंगी। तो एक बहुत आसान सा नोट शेयर किया है। मुझे नहीं पता कि ये नोट्स क्यों लोग शेयर नहीं करते हैं या किताबों में इतना कठिन क्यों देते हैं, क्योंकि
विकिपीडिया पे बहुत आसान भाषा में रिसर्च के बारे में दिया हुआ है, बहुत आसान भाषा में, जो सभी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये विकिपीडिया से है, तो मैंने रेफरेंस आपको बता दिया, ठीक है। तो रिसर्च में आपको रेफरेंस बताना है कि कोई चीज कहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक। इसका अंग्रेजी वर्जन भी डाल दिया है पीडीएफ, जिसको हिंदी में दिक्कत आए वहां से ले लेगा। आपको जो टर्म्स बताए जाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताए जाएंगे, ठीक। जैसे मैंने जनरलाइज लिखा तो सामान्यकृत लिखा, वस्तुनिष्ठता लिखा तो ऑब्जेक्टिविटी लिखा, ठीक। जो टर्म्स नहीं है वो आपको समझाया जाएगा, वो नॉर्मल ही होगा, ठीक। अब आइए क्या कह रहे हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा अनुसंधान क्यों, कैसे, ये सारी चीजें, क्या होता है अनुसंधान, मीनिंग क्या होता है। तो विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि अनुसंधान या रिसर्च या शोध किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना होता है। तो अब तक आपने यही पढ़ा कि ज्ञान की खोज करना है, ठीक। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो अब तक आपने यही पढ़ा कि या तो जिज्ञासा होती होगी, या तो कोई समस्या होगी, या तो कोई आवश्यकता होगी। नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे नए तथ्य या नया ज्ञान प्राप्त हो सके कहते हैं। तो यही पढ़ा आपने कि नया ज्ञान नया शोध है, ठीक। तो शोध में क्या होता है, शोध या, ठीक है। तो रिसर्च का मतलब दोबारा खोजना नहीं, बल्कि गहरे स्तर तक जाकर खोजना। तो जब आप डीप थिंकिंग कह सकते हैं इसको, डीप थिंकिंग कह सकते हैं, ठीक है। गहरे स्तर तक जाकर के सोचने का मतलब क्या होता है, गहरे स्तर तक जाकर के सोचने का मतलब होता है टू फाइंडिंग आउट, टू फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट्स। गहरे स्तर तक जाना और नए तथ्यों की खोज करना, नए तथ्यों की खोज करना, या टू फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट। कीवर्ड क्या है, न्यू फैक्ट्स लेकर के आना किसी भी डोमेन में, किसी भी चीज के बारे में, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। नंबर वन थिंग। दूसरा, डीप थिंकिंग या गहरे स्तर पे जाके सोचने का क्या मतलब होता है ये बता रहा हूं। उसके दो मतलब होते हैं, एक तो नए फैक्ट लेकर के आना, दूसरा टू फाइंड आउट हिडन फैक्ट्स। कीवर्ड क्या है, हिडन फैक्ट। आपने एक शब्द सुना होगा प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालने का मतलब ये होता है कि जो चीजें लोगों की नजरों से छूट गई हैं उसको लेकर के आना, ठीक। तो हिडन फैक्ट्स कहां से आएगा, जहां पे कोई जाके खोज चुका है लेकिन उसकी नजर वहां तक नहीं गई। तो जब हम हिडन फैक्ट्स की बात करेंगे, प्रकाश डालने की बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, एक अलग तरीके से सोचता है, तो क्या ये संभावना ज्यादा नहीं है कि वो नई चीज लेकर के आएगा। तो आप देखेंगे कि क्रिएटिव या डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे आता है। एक व्यक्ति सोच रहा है, उसको लगता है कि समस्या के 4 ही ऑप्शन है, दूसरे को लगता है नहीं इसके तो 5 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। वो कितना अच्छा सोच पाता है, कितना तार्किक तरीके से सोच पाता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जब कोई पूछे रिसर्च क्या होता है, तो बोलिए रिसर्च का मतलब किसी भी समस्या, कोई भी जिज्ञासा या किसी भी आवश्यकता के समाधान के लिए गहरे स्तर पे जाकर के उसका खोजना, समस्या का क्या कारण है, समस्या का समाधान खोजना, आवश्यकता कैसे पूरी की जा सकती है, या जिज्ञासा का क्या समाधान हो सकता है, उस पे खोजना। जब हम किसी चीज के बारे में गहरे स्तर पे जाके खोजने की बात करते हैं, तो दरअसल वो डीप थिंकिंग की बात होती है। और डीप थिंकिंग जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, या उसका मतलब दो चीजों से होता है। एक होता है किसी चीज के बारे में नए तथ्यों की खोज करना, ठीक। या दूसरी चीज कि उस चीज के बारे में जिन तथ्यों को अब तक नहीं लेकर के आया गया है या जिन पे अभी बात नहीं हुई है, उन पे बात करना। सिंपल रिसर्च का इतना मतलब होता है। और यहाँ के एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना के पूछता है। सिर्फ यहीं के 4 लाइन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहीं से क्वेश्चन बना बना के पूछता है। तो नवीन वस्तुओं की खोज करना, फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट्स,
और पुरानी वस्तुओं या सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना, इसी को बोलते हैं हिडन फैक्ट्स। सो हिडन फैक्ट्स कब आएगा? जब कोई सिद्धांत या किसी भी चीज का पुनः परीक्षण करेंगे, री एग्जामिन, पुनः परीक्षण करना, फिर से जांच करना। तो जो लोग कहते हैं कि सर क्या एक टॉपिक पे दोबारा रिसर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बस आपको ये बताना है कि इससे पहले जो रिसर्च हुआ है उस पे, उससे आपका रिसर्च अलग कैसे है, यही बताना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने एक टॉपिक पे खोज कर लिया है, रिसर्च कर लिया, दोबारा नहीं कर सकते हैं। आप हिडन फैक्ट्स लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। आप री एग्जामिन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एकदम नया टॉपिक है तो कर ही सकते हैं। तो नए तथ्यों की खोज करने का मतलब न्यू टॉपिक पे वर्क करना, पीएचडी में, सामान्य भाषा में न्यू टॉपिक पे रिसर्च करना। और हिडन फैक्ट्स का मतलब कि जिस पे रिसर्च हो चुका है उस पे फिर से काम करना, जिस पर या जिस टॉपिक पर रिसर्च हो चुका है उस पर फिर से काम करना। बस आपको ये बताना होगा कि आपका जो रिसर्च है वो प्रीवियस रिसर्च से अलग कैसे है, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं? शिक्षा या अपने शैक्षिक विषय में कुछ जोड़ने की क्रिया अनुसंधान कहलाती। तो जो आपको बता दिया है मैंने वो बेसिक कंसेप्ट है। अब उसको आप भाषा बदल बदल के किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अपने शैक्षिक विषय में अभी आपको बोला कि जहां कुछ नया जोड़ा जाए, नए ज्ञान की खोज किया जाए, तो उसी को ये दूसरी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक। तो पीएचडी और बाकी चीजें जैसी उपाधियां इसीलिए दी जाती हैं रिसर्च में, इस पे बात हो चुकी है। आगे बता रहे हैं कि शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है पुनः खोज करना नहीं बल्कि गहन खोज करना। इसके द्वारा हम कुछ नया आविष्कार कर उस ज्ञान परंपरा में नए अध्याय जोड़ पाते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि नई चीजों को लेकर के आना या नए तथ्यों को प्रकाश डालना। अब परिभाषाओं पे आ जाइए। अब जो आपको अब तक बताया गया है उसी को विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। तो अगर आप समझ चुके हैं तो आप भी अपनी एक परिभाषा लिख सकते हैं कि रिसर्च क्या होता है। जो आप अपने शब्दों में लिखेंगे वही आपकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक। तब लोगों ने क्या लिखा हुआ अब उस पे पहुंचते हैं। तो अब तक हमने व्यवहारिक पक्ष देखा, अब सैद्धांतिक पक्ष देखेंगे रिसर्च का। रिसर्च को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया, ठीक बात है। ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों की खोज करने के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है, पता है आप लोगों को। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में ये दिया गया है। रेडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में लिखा है, या शोध का स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। तो जब कोई चीज तार्किक होगी तो वैज्ञानिक होगी कि नहीं होगी? वैज्ञानिक होगी, ठीक है। और विज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जब हम तार्किक होने की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो चीज क्या होगी? वैज्ञानिक होगी। वैज्ञानिक सोच भी कहते हैं, तार्किक, इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी कहते हैं, और साइंटिफिक थिंकिंग भी कहते हैं। तर्क, सही और गलत के पीछे का तर्क क्या है। और अब ये आप अगस्त काउंटे को जब पढ़ेंगे, प्रत्यक्षवाद पढ़ेंगे, तो समझ पाएंगे कि वैज्ञानिक सोच और प्रत्यक्षवाद में क्या संबंध है। और अगस्त काउंटे को फादर ऑफ सोशल साइंसेस क्यों कहते हैं? जिसने समाज शास्त्र को समाज विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है ये समझ पाएंगे, उस पर पूरी एक क्लास होगी, परेशान मत होइए आप। लुनबर्ग ने क्या बोला है? अवलोकित। अब अवलोकन का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर नहीं पता होता तो केवल वर्ड पढ़ते आप। अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण। साधारणीकरण का मतलब वही सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। इसको अब देखिए, यहाँ पे जनरलाइजेशन को इन्होंने साधारणीकरण अनुवाद कर दिया है। एवं सत्यापन, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब कि जो कई लोगों द्वारा
चेक किया गया हो, तो क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। बोलिए, सब पता है, इतने कठिन कठिन वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थियोडारसन और थियोडारसन ने क्या लिखा है? शोध की क्या परिभाषा दिया है? किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को शोध कहा जा सकता है। तो शोध में तटस्थता होनी चाहिए। अभी जब शोध की विशेषताओं की बात करेंगे तो उसमें आएगा। तो निष्पक्ष का मतलब जो पक्षपात ना करे। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिविटी या तटस्थता की बात होती है तो वही बात आ जाती है। निष्पक्षता आएगी तो दिक्कत, अगर पक्षपात करेंगे तो दिक्कत होगी आपको। निष्पक्षता जरूरी है, वो बात करेंगे। करलिंगर ने क्या बोला है? वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभविक तथा आलोचनात्मक अनुसंधान है। तो अभी प्रत्यक्षवाद पढ़ेंगे तो परिकल्पना पढ़ेंगे आप लोग, अनुमानित संबंध पढ़ेंगे, प्राकृतिक घटना पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो एक ग्लिम्स दिया आप लोगों को, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, बाकी की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बस 2 पेज पढ़ना है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगस्त कामटे को, ठीक है, और अगस्त कामटे को पढ़ेंगे आप लोग तो समझ पाएंगे कि ये प्राकृतिक घटनाओं के बीच के संबंध या परिकल्पना क्या होता है, क्योंकि अगस्त कामटे का पूरा थिंकिंग वही है। तो प्रत्यक्षवाद वही है, और फिर उसमें आप देखेंगे कि शोध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इस पे आगे बातचीत करेंगे। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं पढ़ा है आज वाला, वो पढ़ लेंगे, पढ़ करके अगली क्लास में आएंगे। ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछे मुझसे, नहीं तो अगली क्लास में मिलते हैं। अभी चूंकि टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो परेशान नहीं होना है। 3 4 5 क्लासेस करेंगे, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी मुझे पता है कि डाउट्स आए होंगे आपके दिमाग में, और जो टीचर चिंतन करने के लिए स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं तो वो जानबूझ के ऐसा पढ़ाते हैं कि आप सोचें, और जब सोच दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ सोचते हैं, तो खट से टीचर से नहीं पूछना है, उस पे खोज करनी है, चिंतन करना है खुद से, सेल्फ डिपेंडेंट होकर के। तो जब आप उस पे चिंतन करेंगे और अगली क्लास में बिना कहे मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो अगर कुछ सोच पा रहे हैं, मन में कई सारे सवाल हैं, इसका मतलब ये क्लास सफल हुआ। इस क्लास का उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में सवाल पैदा करना कि अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ठीक। तो सब पूछना नहीं है, सोचना है, उस पे खुद से उत्तर निकालने की कोशिश करनी है। बाकी अगले क्लासेज में मैं खुद ही सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी आज जो आपको चीजें बताई हैं सब ग्लिम्स हैं। अगले क्लास में डिटेल में सब पे बात करेंगे, सारे ही टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। जितनी चीजें बताई हैं आपको, हर एक चीज पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो नोट्स जो भेजा गया आपको पढ़ के आइए। अभी आपको और नोट्स भेजे जाएंगे। अगस्त काम पे भेजा जाएगा, मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे भेजा जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी भेजा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप भेजे जाएंगे, उसको पढ़ करके आना है। कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।